हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टैक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और जितने भी मैकेनिकल ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कॉमन हैंड टूल्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, जो कि आपके हर टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। आइए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि वेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। बताइए, वेंच वाइज जो होती है उसके स्पिंडल पर बटरेस थ्रेड कटी होती है, एक्मे थ्रेड कटी होती है, वी थ्रेड कटी होती है या स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। इन दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है कि वेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वेंच वाइज के स्पिंडल पर कटी हुई थ्रेड के बारे में, तो यहाँ पर बेंच वाइज के स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि बेंच वाइज में वॉइस के फिक्स्ड तथा मूवेबल जा होते हैं, है ना, जो कि बेंच वाइज कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इनके जबड़ों पर हार्ड की हुई कार्बन स्टील की प्लेट स्क्रू के द्वारा कसी जाती है। मूवेबल जा में से एक स्पिंडल गुजरता है, इसके स्पिंडल पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बेंच वाइज है उसके दो जा होते हैं, एक तो फिक्स्ड जा होता है और एक मूवेबल जा होता है। तो जो जाज होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, जबकि जो वॉइस के हैंडल होता है वो किस धातु का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। जबकि यहाँ पर बोला गया है कि दोनों जो जाज होते हैं उनमें टूल स्टील की प्लेट जो होती है लगाई जाती है, जो कि काउंटर सिंक स्क्रू के द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्लेट को लगाने का पर्पस क्या है, जब भी आप बेंच वाइज पर फिनिश्ड जॉब को पकड़ते हैं तो जॉब को स्क्रैच ना आए या जॉब पर कोई प्रकार की मार्क ना आए। तो मार्किंग से बचाने के लिए, अदर स्क्रैचेस से बचाने के लिए टूल स्टील की प्लेट जो है बेंच वाइज के जॉज पर लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपको क्वेश्चंस में कि जो बेंच वाइज की स्पिंडल होते हैं उस पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो सिंपली उसका आंसर स्क्वायर थ्रेड होगा। यानी ये इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हर टेक्निकल एग्जाम में पूछने को मिलेगा, तो इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना बेहद जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आपका स्क्वायर थ्रेड बेंच वाइज के स्पिंडल पर कटी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि टूल मेकर्स वाइज के जा होते हैं वी आकार के, टेढ़े मेढ़े, पैरेलल या ऊंचे। तो जो टूल मेकर्स वाइस होती है कैसी होती है? टूल मेकर्स एक प्रकार की वाइस है जो आमतौर पर फिनिश किए हुए जॉब को पकड़कर उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग या वेल्डिंग करते समय प्रयोग में लाई जाती है। इसमें पैरेलल जा होते हैं जिनमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, इसके अंदर दो स्क्रू लगे होते हैं। तो यहाँ पर टूल मेकर्स वाइस के बारे में स्पेसिफाई किया गया है कि जो टूल मेकर्स वाइस होती है एक प्रकार की फिनिश्ड जॉब को पकड़कर प्रयोग में लाए जाने वाली वाइस है, जहाँ पर हम मार्किंग, ड्रिलिंग या वेल्डिंग करते समय इसे प्रयोग में ला सकते हैं। जबकि जो टूल मेकर्स वाइस के जा होते हैं उन पर चूड़ियाँ कटी होती हैं और इसके अंदर दो स्क्रू भी लगे होते हैं। तो जो जा होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि पिन वाइज का प्रयोग करते हैं ब्लैक स्मिथी, घड़ी साज, सीट मेटल वर्क या उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो पिन वाइज होती है उसका इस्तेमाल कौन करता है। तो पिन वाइज को बहुत छोटे कार्यों के लिए, जैसे पतले व्यास की रॉड, तार या घड़ियों के पुर्जे आदि पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस वाइज के चक में अधिकतम व्यास का जो जॉब पकड़ा जाता है उसी के अनुसार इसका साइज लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में बताया गया है कि जो पिन वाइज होती हैं वो उसका इस्तेमाल अधिकतर घड़ी साज करते हैं, जो कि छोटे छोटे पुर्जों को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जबकि जिस वाइज में अधिकतम व्यास का जो जॉब पकड़ा जाता है उसी से पिन वाइज का साइज लिया जाता है। यानी आपकी जो पिन वाइज है उसमें जिस अधिकतम व्यास का साइज, अधिकतम व्यास का जॉब पकड़ा जाएगा उसी के अनुसार उसका साइज को डिफाइन किया जाएगा। तो
तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा कि पिन वाइज का प्रयोग आप घड़ी साज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेंच वाइज का साइज किस से लिया जाता है? स्पिंडल की लंबाई से, वाइज की लंबाई से, गाइड नट की लंबाई से या जॉ प्लेट की चौड़ाई से? तो जो बेंच वाइज का साइज होता है वो ले जाते हैं जॉ प्लेट की चौड़ाई से। आइए जानते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। वर्कशॉप में किसी जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे वाइज कहते हैं। बेंच वाइज प्रायः 75 mm, 100 mm, 125 mm व 150 mm प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी आपको यहाँ बताया गया है कि जब आप वर्कशॉप पर कार्य करते हैं, वर्कशॉप पर कार्य करते समय जॉब को पकड़ने के लिए आप जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे वाइज कहते हैं। वाइज अलग अलग साइजों में उपलब्ध होती है, जैसे कि 75 mm, 100 mm, 125 mm व 150 mm के साइज में वाइज उपलब्ध होती है। वाइज का साइज जा की चौड़ाई से लिया जाता है। यानी अगर आपको किसी वाइज के साइज को स्पेसिफाई करना है तो उसके जबड़ों की चौड़ाई से उस वाइज के साइज को लिया जाता है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बेंच वाइज में कौन कौन से मुख्य निम्नलिखित भाग होते हैं। फिक्स्ड जा, मूवेबल जा, स्पिंडल, हैंडल, पिन, गाइड या बॉक्स नट, स्टील जॉ प्लेट। तो ये जो भाग हैं बेंच वाइज के भाग हैं, है ना, कि बेंच वाइज में इतने भाग होते हैं तब जाकर एक बेंच वाइज तैयार होती है। और उसके बारे में जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से भाग किस किस धातु से बने होते हैं या इनसे क्या क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि रेतियां किस धातु की बनी होती हैं? मृदु इस्पात, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या हाई कार्बन स्टील। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फाइल्स के बारे में तो जो रेतियां होती हैं वो बनाई जाती हैं हाई कार्बन स्टील की। चलिए देखते हैं रेती के बारे में। यहाँ आपको बोला गया है कि जो रेती होती है कारीगर का हैंड मुख्य कटिंग टूल है। यानी जो फाइल्स होती है कारीगर का मुख्य कटिंग टूल है। फाइल हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं। टैंग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है। इसमें बहुत से कटिंग एज या दांते होते हैं जो धातुओं को छोटे छोटे कणों के रूप में काटते हैं। यानी आपको बताया गया है कि जो फाइल्स होती हैं उसमें बहुत सारे टीथ कटे होते हैं और इसका प्रयोग धातुओं में से छोटे छोटे कणों के रूप में धातु को निकालने के लिए आप फाइलिंग करते हैं, जिसका प्रयोग फाइलिंग करने के लिए आप फाइल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि टैंग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। तो रेती का जो भाग होता है टैंग को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि जब आप अपनी रेती में या फाइल में हैंडल को फिट करते हैं तो उसे जो है झटके बर्दाश्त करने योग्य बनाना होता है। यानी जब आप हैंडल फिट करेंगे और उसे पटकेंगे तो वह हार्ड होने के कारण टूट सकता है, अर्थात झटके को बर्दाश्त करने योग्य बनाने के लिए टैंग को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि रेती की लंबाई कैसे व्यक्त की जाती है? रेती की लंबाई को व्यक्त करने के लिए रेती की चौड़ाई से, पॉइंट से टैंक तक, रेती की कुल लंबाई से या पॉइंट से हील तक। तो आपको बताना है कि फाइल की लंबाई को कैसे व्यक्त करेंगे। तो फाइल की लंबाई अगर हम बताएं कि पॉइंट से हील तक व्यक्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं फाइल के बारे में। आइए ये देखते, ये फाइल है, ये देखिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टैंग हो गया, यहाँ पर आपका टिप और पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी पूरी फाइल की लंबाई हो जाएगी। ये हिस्सा आपका हील कहलाएगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक जो भाग है ये आपका टैंग कहला रहा है। ये भाग आपका शोल्डर कहलाएगा। तो ये रेती के मुख्य भाग हैं, ये आपकी एज कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि रेती के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो फाइल द्वारा धातु काटने की क्रिया को फाइलिंग कहते हैं।
फाइलिंग अलाउंस प्रायः 0.02 mm से 0.05 mm तक रखा जाता है। रेती का साइज टिप से हील तक लिया जाता है। टिप को पॉइंट भी कहा जाता है। रेती के निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए रेती के कौन कौन से भाग होते हैं? टिप या पॉइंट, फेस, एज, हील, टैंग, शोल्डर और फेरुल, जो कि मैंने आपको डिफाइन किया, आपको बताया कि कौन कौन से मुख्य भाग रेती में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हैंड फाइल प्रायः किस में टेपर होती है? जो हैंड फाइल होती है प्रायः किस में टेपर होती है? मोटाई में, चौड़ाई में, लंबाई में या उपर्युक्त सभी? तो जो हैंड फाइल होती हैं वो प्रायः मोटाई में टेपर होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हैंड फाइल चौड़ाई में समानांतर अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होती हैं, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती हैं। यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती हैं, लेकिन इसके एक एज पर दांते नहीं कटे होते, इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से रिलेट करता है कि सेफ एज फाइल का दूसरा नाम क्या है या हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है? तो हैंड फाइल का दूसरा नाम सेफ एज फाइल होता है, यानी सेफ एज फाइल के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर हैंड फाइल का दूसरा नाम सेफ एज फाइल हो जाएगा, जबकि हैंड फाइल प्रायः मोटाई में टेपर होती है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है कि मिल फाइल को कौन सा फाइल भी कहते हैं? जो मिल फाइल होती है उनको कौन सी फाइल कहते हैं? फ्लैट फाइल, वर्ग फाइल, त्रिभुज फाइल या हैंड फाइल? तो जो मिल फाइल्स होती हैं उन्हें आप हैंड फाइल भी कहते हैं। मिल फाइल हैंड फाइल की तरह ही होती हैं, इसलिए इसे हैंड फाइल भी कहते हैं। इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसे खराद मशीन पर फाइलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई साधारणतः 150 से 250 mm तक होती है। तो मिल फाइल को ही आप हैंड फाइल कहते हैं और इसकी लंबाई 150 mm से 250 mm तक होती है, जबकि इसे आप लेथ मशीन पर फाइलिंग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो है मिल फाइल्स से पूछा जाता है कि मिल फाइल्स का प्रयोग कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो मिल फाइल्स का प्रयोग लेथ मशीन पर यानी खराद मशीन पर खराद के समय प्रयोग में लाया जाता है फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि फाइलों का वर्गीकरण निम्न के अनुसार किया जाता है। लंबाई के अनुसार, कट के अनुसार या ग्रेड के अनुसार, आकृति के अनुसार, उपर्युक्त सभी। तो फाइलों का वर्गीकरण लंबाई, कट या ग्रेड और शेप के अनुसार भी किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। रेती का वर्गीकरण लंबाई के अनुसार, आकृति के अनुसार, कट के अनुसार और ग्रेड के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आकार के अनुसार रेती का वर्गीकरण किया जाता है। चपटी रेती, दस्ती रेती, त्रिकोणी रेती, उपर्युक्त सभी। तो आकार के अनुसार अगर आपको रेती के बारे में बताना हो तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि फ्लैट फाइल, हैंड फाइल और ट्रेंगुलर फाइल ये सभी आकार के अनुसार आती हैं। तो आकार के आधार पर रेती मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं। आकार के आधार पर जो रेती होती हैं, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल और नाइफ एज फाइल। तो ये जो होती हैं 7 प्रकार की होती हैं जो कि आकार के आधार पर होती हैं। आकार के आधार पर फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल और नाइफ एज फाइल होती हैं। आपको क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि आप आकार के आधार पर फाइलों को वर्गीकृत कीजिए, तो आपको सही जानकारी होना चाहिए कि आकार के आधार पर कौन सी फाइल आती हैं, ग्रेड के आधार पर कौन सी फाइल आती हैं, लंबाई के आधार पर कौन सी फाइल आती हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है कि सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर दांते किस कोण पर बने होते हैं। यानी सिंगल कट के अनुसार रेती का जो फेस है उस पर दांते किस कोण पर बने होते हैं? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 70 डिग्री? तो बताइए। सिंगल कट के अनुसार रेती के फेस पर दांते 60 डिग्री के कोण पर बने होते हैं, यानी 60 डिग्री के एंगल पर दांते कटे होते हैं। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना।
यहाँ पर बोला गया है कि सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं। ये रेती की केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इनका उपयोग प्रायः नरम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा आदि। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनाती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम कटती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिंगल कट फाइल के फेस पर जो दांते होते हैं एक दूसरे के पैरेलल में कटे होते हैं और ये केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, जबकि इनका प्रयोग नरम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा आदि को रेतने के लिए किया जाता है। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश्ड बनाती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम कटती है। यानी जब कभी आपको कम मात्रा में धातु को काटना हो और फिनिश करना हो, फिनिशिंग करना हो, तो यहाँ पर आप सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डबल कट के अनुसार रेती के फेस पर दांते प्रथम कट 60 डिग्री पर तथा दूसरा कट कितने डिग्री पर बना होता है। तो डबल कट के अनुसार रेती के फेस दांते प्रथम कट 60 डिग्री पर जबकि दूसरा कट 75 डिग्री के कोण पर बना होता है, जिसे हम अप कट और ओवर कट भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि डबल कट फाइल इन रेतियों पर दांते दोनों ओर एक दूसरे के विरोधी दिशा में 2 सेट में होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। दांतों की पहली लाइन को ओवरकट कहते हैं, जो केंद्रीय रेखा के 60 डिग्री पर होते हैं। इसे पहला कट भी कहते हैं। यानी दांतों की जो विकर्ण के रूप में यहाँ पर टीथ कटे होते हैं, उसे आप 60 डिग्री के कोण पर कटे दांतों को ओवरकट कहते हैं या फर्स्ट कट भी कहते हैं, जबकि दूसरे सेट के दांते केंद्रीय रेखा से 75 डिग्री से 80 डिग्री के कोण में बने होते हैं या कटे होते हैं, जो कि प्रथम सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं। इसे अपकट भी कहा जाता है। साधारण कार्यों के लिए दोहरी कट रेती प्रयोग में लाई जाती है। यानी यहाँ पर आपको अपकट और ओवरकट के बारे में बताया गया है। ओवरकट 60 डिग्री का होता है, जबकि अपकट 75 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में होता है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली फाइल होती हैं वो डबल कट फाइल ही होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रेतियों के किस भाग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड व टेम्पर किया जाता है। तो देखते हैं, रेती के टैंग को छोड़कर हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि टैंग को छोड़कर जो है बाकी भाग हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। चलिए, रेती हैंड कटिंग टूल है। यानी आपको पता है कि जो रेती है एक हैंड कटिंग टूल के अंतर्गत आती है। किसी जॉब को चौरस या दूसरे आकार में बनाने अथवा चिकना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है रेती। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। टैंग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड और टेम्पर किया होता है। इसमें बहुत से कटिंग एज या टीथ होते हैं जो धातु को छोटे छोटे कड़ों के रूप में काटते हैं। तो टैंग को छोड़कर रेती का सारा भाग हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। यही आपको क्वेश्चंस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 3 स्क्वायर फाइल को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 3 स्क्वायर फाइल को किस नाम से जाना जाता है, आइए देखते हैं। हैंड फाइल, नाइफ एज फाइल, राउंड फाइल या त्रिकोणीय रेती ट्रेंगुलर फाइल। तो 3 स्क्वायर फाइल को आप जानते हैं ट्रेंगुलर फाइल के नाम से, यानी 3 स्क्वायर फाइल को ट्रेंगुलर फाइल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ट्रेंगुलर फाइल 60 डिग्री के कोण पर त्रिकोणीय होती है। इस रेती का मुख्य प्रयोग वी आकार के ग्रुप बनाने, आयताकार, वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे आरी के दांते भी तेज किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई का 2/3 भाग पैरेलल होता है। इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। प्रायः इस रेती के तीनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंगुलर फाइल के बारे में बताया गया है कि जो ट्रेंगुलर फाइल होती है वो प्रत्येक जो आपके 3 भाग होते हैं उसमें 60 डिग्री के कोण पर दांते कटे होते हैं, डबल कट दांते कटे होते हैं, है ना। और आप 3 स्क्वायर फाइल को ट्रेंगुलर फाइल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रेती के बीच में उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो रेती के बीच में जो उभरे हुए भाग होते हैं उनको
क्या कहते हैं? समतलता, उत्तलता, चौड़ाई या उपरोक्त सभी। तो रेती के बीच में जो उभरा हुआ भाग होता है उसे आप कॉन्वेक्सिटी यानी उत्तलता कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेती की बॉडी मध्य में कुछ ऊपर उठी होती है। फाइल के इस उभरे हुए भाग को कॉन्वेक्सिटी यानी उत्तलता कहते हैं। इसका लाभ यह है कि फाइलिंग करते समय अधिक बल नहीं लगाना पड़ता। नोट करके लिखा गया है कि रेती की टेपर और कन्वेक्सिटी दो अलग अलग तत्व हैं। तो टेपर एक अलग चीज़ है, कॉन्वेक्सिटी एक अलग चीज़ है, उत्तलता एक अलग चीज़ है। कॉन्वेक्स इसलिए रखा जाता है ताकि आपको फाइलिंग करते समय अधिक प्रेशर ना लगाना पड़े। ओके, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड प्रायः किस धातु के बने होते हैं? तो जो हेक्सा ब्लेड होते हैं वो प्रायः किस धातु के बने होते हैं, आइए देखते हैं। आपको ऑप्शंस में दिया गया है एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या उपर्युक्त सभी। तो जो हेक्सा ब्लेड होते हैं वो एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील इन सभी धातुओं के बनाए जाते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हेक्सा ब्लेड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे कि हेक्सा ब्लेड का प्रयोग धातु काटने के लिए किया जाता है। यह एक स्टील की स्ट्रिप या पत्ती होती है। इसके दोनों सिरे पर एक एक सुराख भी होता है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बनाई जाती हैं। इसे लंबाई गुणत, चौड़ाई गुणत, मोटाई गुणत, पिच से निर्दिष्ट किया जाता है। यानी आपको हेक्सा ब्लेड के बारे में बताना हो तो आपको स्पेसिफाई करने के लिए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के बारे में भी बताना पड़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ब्लेड पूरे का पूरा हार्ड होता है, केवल उसका सुराख वाला भाग नरम होता है? तो बताइए। आपका जो है ऑल हार्डेड जो ब्लेड होता है वो पूरा की पूरा हार्ड होता है, जबकि केवल सुराख वाला जो भाग होता है वो नरम होता है। ऑल हार्डेड ब्लेड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि इस ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। यह ब्लेड हल्का सा झटका लगने पर टूट सकता है। हेक्सा ब्लेड 3 प्रकार के होते हैं, ऑल हार्डेड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड और स्प्रिंग बैक और फ्लेक्सिबल सेंटर। तो आपका ऑल हार्डेड जो ब्लेड होता है वो पूरा की पूरा हार्ड होता है, जबकि उसमें जो 2 सुराख होते हैं उनको नरम छोड़ दिया जाता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि पावर शॉ मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? जो पावर शॉ होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 1, 3, 6 या 7? तो पावर शॉ के बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो पावर शॉ होता है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पावर शॉ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग पावर शॉ मशीन, फ्लेक्सिबल पावर शॉ, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर शॉ मशीन और सर्कुलर पावर शॉ मशीन। तो 3 प्रकार की पावर शॉ होती हैं। हमने जाना कि कौन कौन सी होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग पावर शॉ मशीन, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर शॉ मशीन और सर्कुलर पावर शॉ मशीन। अगले वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल जानेंगे, इनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे और समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और किसी भी मैकेनिकल ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्रेड थ्योरी के स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल हमारे ग्रुप में अवेलेबल है। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर दी गई लिंक पर क्लिक करके आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के टॉप राइट पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्लेड के 2 दांतों की मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो बताइए। ब्लेड के जो 2 दांतों के बीच की दूरी होती है उसे आप क्या कहते हैं? लीड, पिच, मार्जिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ब्लेड के 2 दांतों के मध्य की दूरी को ब्लेड की पिच कहा जाता है, यानी एक दांते के मध्य से दूसरे दांते के मध्य तक की बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। हेक्सा ब्लेड प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लेड की पिच के बारे में बात की गई है कि एक दांते के मध्य से दूसरे दांते के मध्य तक के बीच की जो दूरी होती है उसे आप क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो पिच के बारे में यहाँ आपको पूछा गया था। आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि किस ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती? किस ब्लेड में दांतों का भाग हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की लंबाई हार्ड नहीं होती? आपको बताना है कि कौन सा प्रकार का ब्लेड है जिसमें
दांतों का भाग तो हार्ड होता है लेकिन ब्लेड की पूरी लंबाई हार्ड नहीं होती। फ्लेक्सिबल, ऑल हार्ड, स्टैगर्ड सेट या उपयुक्त सभी। तो जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है उसमें दांतों का भाग तो हार्ड होता है लेकिन पूरी लंबाई हार्ड नहीं होती। फ्लेक्सिबल ब्लेड के केवल दांते हार्ड और टेपर किए जाते हैं और बाकी का सारा भाग नरम होता है। साधारणतः यही ब्लेड अधिक प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि इसमें झटकों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चीजल का प्रयोग अधिकतर फिटिंग सॉफ्ट के साथ साथ सीट मेटल कार्य में किया जाता है। हॉट चीजल, कोल्ड चीजल, सभी चीजल, उपरोक्त सभी। तो आप कोल्ड चीजल का प्रयोग शीट मेटल के साथ साथ वर्कशॉप में भी किया जाता है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कोल्ड चीजल हो जाएगा कि ठंडी छेनी फिटर और शीट मेटल कार्यों में अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। यह 4, 6 या 8 पहल की बनी होती हैं, यानी चतुर्भुज आकार की, षटभुज आकार की या अष्टभुज आकार की बनी होती हैं। इनके हेड 10 डिग्री से 12 डिग्री तक चैम्फर किए जाते हैं। यह लंबाई में 150 से 200 mm तक उपलब्ध होती हैं और कुछ विशेष कार्यों के लिए 50 से 100 mm तक की छेनी भी प्रयोग में लाई जाती हैं। तो चीजल के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इसमें आपको बताया गया है कि चीजल किस किस आकार में उपलब्ध होती है, कितनी लंबाई में उपलब्ध होती है, उनके हेड को कितने डिग्री में टेम्पर किया जाता है, ये सारी जानकारी इसमें हमने जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कील को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। कील को निकालने के लिए बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर या स्ट्रेट पेन हैमर। तो कील को निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं क्लॉ हैमर का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि क्लॉ हैमर का प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालने के लिए किया जाता है। इसका फेस समतल होता है और इसके बीच में एक ग्रूव भी कटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि चीजल किस धातु की बनी होती है। तो जो चीजल होती है आपको कास्ट स्टील की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि चीजल कास्ट स्टील की बनाई जाती है। छेनी प्रायः कास्ट स्टील की बनाई जाती हैं। यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। छेनी 2 प्रकार की होती हैं, कोल्ड चीजल और हॉट चीजल, यानी ठंडी चीजल और गर्म चीजल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि ठंडी छेनी के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठंडी छेनी के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। हेड, कटिंग एज, बॉडी और उपरोक्त सभी। तो ठंडी छेनी के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। ठंडी छेनी के मुख्य भाग बॉडी, हेड, फोर्जिंग एंगल, कटिंग एज और कटिंग एंगल होता है। ठंडी छेनी का एक सिरा कटिंग एज और दूसरा सिरा हेड कहलाता है। तो हमने जाना कि कोल्ड चीजल के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस पर्याप्त हैं। आप इन क्वेश्चंस को समझिए, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यह क्वेश्चंस आपके प्रत्येक टेक्निकल एग्जाम में आने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रिफ़र करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने नॉलेज को ग्रो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।